हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे अनुवाद या जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसलेशन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट में देखते हैं अमीनो अम्लों का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में 20 टाइप के एमिनो एसिड जो है वो भाग लेंगे। इनमें से वांछित अमीनो अम्ल टीआरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाए जाते हैं। टीआरएनए का वर्क होता है कि वो साइटोप्लाज्म से एमिनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी एमआरएनए के पास लाए। आगे देखते हैं, इसके लिए अमीनो अम्लों का सक्रियण आवश्यक होता है। हमारी फर्स्ट स्टेप होती है ट्रांसलेशन में अमीनो अम्लों का सक्रियण। जो अमीनो अम्ल का सक्रियण आवश्यक होता है, किस लिए? टीआरएनए जब साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड लाने जाता है तो अमीनो अम्ल सक्रिय होना चाहिए, तभी टीआरएनए एमिनो एसिड को ला सकता है। सक्रियण एटीपी द्वारा विशिष्ट सक्रियण एंजाइम। फ्रेंड्स, जो एमिनो एसिड है वो सक्रियण कब होगा एमिनो एसिड का? जब सक्रियण एटीपी द्वारा विशिष्ट सक्रियण एंजाइम, जो एटीपी है सक्रियण, उसके द्वारा एक विशिष्ट सक्रियण एंजाइम जिसका नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में होता है। फ्रेंड्स, जो एमिनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, उसका सक्रियण कब होगा? जब सक्रियण एटीपी द्वारा एक विशिष्ट एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अमीनो एसाइल एडिनाइलेट का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? अमीनो एसाइल एडिनाइलेट का निर्माण होता है। एमिनो एसिड प्लस एटीपी। एटीपी कौन सा एंजाइम विशिष्ट सक्रियण एंजाइम कौन सा होता है एटीपी में? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो वही है यहाँ पर एमिनो एसिड प्लस एटीपी। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में एमिनो एसिड क्या हो गए? एमिनो एसाइल एडिनाइलेट में रूपांतरित हो जाएंगे, एडिनाइलेट का निर्माण कर लेंगे। यहाँ एएमपी हो गया, मतलब एटीपी से एएमपी हो गया, एमिनो एसाइल एडिनाइलेट का फॉर्मेशन हो गया। फ्रेंड्स, ये था एमिनो अम्ल का सक्रियण। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हमें प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले एमिनो एसिड का सक्रियण आवश्यक होता है। मतलब जब तक एमिनो अम्ल जो होंगे वो सक्रिय नहीं होंगे तब तक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेशन की फर्स्ट प्रोसेस थी एमिनो एसिड का सक्रियण। अब हम देखेंगे इसका सेकंड चरण देखते हैं। सेकंड चरण में देखते हैं सक्रियत अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना। जो सक्रियत अमीनो अम्ल है उसका टीआरएनए से जुड़ना। सक्रियत अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो एसाइल एडिनाइलेट सक्रियत अमीनो अम्ल है। अब क्या करेगा? वो टीआरएनए से जुड़ेगा। अब हमने एमिनो एसिड को सक्रिय कर लिया, लेकिन अब उसे ले जाने वाला टीआरएनए उससे बाइंड भी तो होना चाहिए। तो देखते हैं टीआरएनए उससे कैसे जुड़ेगा। अमीनो एसाइल एडिनाइलेट अब भी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से जुड़ा रहता है, जो अमीनो अम्ल को टीआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर स्थानांतरित कर देता है। फ्रेंड्स, जो टीआरएनए है, टीआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर अमीनो एसाइल एडिनाइलेट जुड़ता है। यहाँ पर कह रहा है कि अमीनो एसाइल एडिनाइलेट अब भी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम से जुड़ा रहता है। मतलब जो हमारा सक्रियण एटीपी से एंजाइम बना था वो क्या था? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और इस एंजाइम की वजह से क्या बना था? अमीनो एसाइल एडिनाइलेट। फ्रेंड्स, जो एंजाइम की वजह से एडिनाइलेट बना था, ये दोनों अब भी साथ में एक साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं? अमीनो अम्ल को टीआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर स्थानांतरित कर देते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी। एमिनो अम्ल है, यह अमीनो एसाइल एडिनाइलेट प्लस टीआरएनए से बाइंड होगा। एमिनो एसाइल एडिनाइलेट
टीआरएनए से बाइंड होगा तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को जो सक्रिय अमीनो अम्ल है वो टीआरएनए से कैसे जुड़ता है। सो फ्रेंड्स, हमने एमिनो एसिड को सक्रिय करना भी सीख लिया, अमीनो अम्ल को टीआरएनए से बाइंड कैसे करना है वो भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट होंगी ट्रांसलेशन की प्रोसेस, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। सो फ्रेंड्स, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का यहाँ मीनिंग है, मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाएंगे जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सो देखते हैं इनिशिएशन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। एमआरएनए पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभन एक प्रारंभन समूह के निर्माण के साथ प्रारंभ होता है। सो फ्रेंड्स, जो एमआरएनए है, एमआरएनए पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण की प्रक्रिया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो होंगे वो एक एक करके बाइंड होते जाएंगे, तो बाइंड होकर एक श्रृंखला बनाएंगे जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहेंगे। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ एक प्रारंभन समूह के निर्माण के साथ प्रारंभ होता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम प्रारंभन समूह का निर्माण कर लेते हैं। प्रारंभन समूहों में कितने निम्न घटक होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो प्रारंभक समूह है उसमें 4 टाइप के घटक पाए जाते हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। राइबोसोम की छोटी उप इकाई, मतलब राइबोसोम की छोटी उप इकाई। सेकेंड में एमआरएनए भी लगेगा, सक्रिय प्रारंभक टीआरएनए भी लगेगा, और जीटीपी तथा प्रोटीनधारी इनिशिएशन फैक्टर। सो फ्रेंड्स, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन करने के लिए यहाँ कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स भी लगेंगे। इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में IFS और यूकैरियोट्स में EIFS। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम ट्रांसलेशन देखेंगे वो प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, और प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन फैक्टर होगा वो IFS होगा, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर जो होगा EIFS होगा। सो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आप लोगों को। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण की प्रक्रिया का जो प्रारंभन है वो प्रारंभन समूह के निर्माण के साथ प्रारंभ होगा। पहले हम प्रारंभन समूह का निर्माण कैसे करेंगे। प्रारंभन समूह के निर्माण के लिए हमें 4 टाइप की घटक लगेंगे। पहला राइबोसोम की छोटी उप इकाई लगेंगी, एमआरएनए लगेगा, सक्रिय प्रारंभक टीआरएनए लगेगा, जीटीपी तथा प्रोटीनधारी इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे। इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में IFS होगा, यूकैरियोट्स में EIFS होगा। अब क्या होगा, अब स्टार्ट करते हैं हम इनिशिएशन कैसे होता है। इनिशिएशन फैक्टर जो IFS है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम की छोटी उप इकाई यानी 30S उप इकाई से इनिशिएशन फैक्टर जुड़ जाता है। अब राइबोसोम क्या होगा, एमआरएनए के AUG कोडॉन के पास स्थित सिने डेल्गोर्नो अनुक्रम या सीक्वेंस पर प्रवेश करता है। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, राइबोसोम को इनिशिएशन फैक्टर IFS के साथ बाइंड किया। अब जो राइबोसोम IFS के साथ बाइंड हुआ है वो एमआरएनए के AUG कोडॉन के पास स्थित, AUG क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन है। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई चैन का निर्माण होता है तो AUG जहाँ पर होता है वहीं से चैन का निर्माण होता है। AUG जो है वो स्टार्टिंग कोडॉन है। AUG कोडॉन के पास एक सिने डेल्गोर्नो अनुक्रम पाया जाता है। इसी अनुक्रम के पास जो है वो राइबोसोम प्रवेश करता है, मतलब राइबोसोम जो होगा वो एमआरएनए के सिने डेल्गोर्नो अनुक्रम पर प्रवेश करेगा। आगे देखते हैं। AUG कोडॉन जो है वो फार्माइल मिथियोनिन का संकेत करता है। AUG कोडॉन फार्माइल मिथियोनिन नामक प्रोटीन का संकेत करता है। AUG कोडॉन फार्माइल मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का संकेत करता है। अब राइबोसोम की बड़ी उप इकाई जुड़ जाती है। सो फ्रेंड्स, हमने राइबोसोम की छोटी उप इकाई को इनिशिएशन फैक्टर के साथ बाइंड किया, फिर एमआरएनए से भी बाइंड कर दिया। अब क्या होगा, राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई है वो जुड़ जाएंगी एमआरएनए से, तथा इनिशिएशन फैक्टर जो है वो पृथक हो जाएंगे। मतलब जो राइबोसोम से फर्स्ट में इनिशिएशन फैक्टर जुड़ा था राइबोसोम से, अब वो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। सो फ्रेंड, ये था इनिशिएशन। अब देखते हैं हम इलॉन्गेशन, मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। अब हमने
पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस हमें एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइडों को ऐड करना है। सो देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड ऐड कैसे होते हैं। इस प्रक्रिया में अमीनो अम्ल एक एक करके जोड़े जाते हैं। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में बाइंडिंग साइट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, एमआरएनए से राइबोसोम की बड़ी एमआरएनए में जो बाइंड है राइबोसोम की बड़ी उप इकाई, उसमें कुछ बाइंडिंग साइट्स होते हैं जिसमें अमीनो अम्ल लेकर आने वाले टीआरएनए जुड़ते हैं। जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल लेकर टीआरएनए आता है, तो वही टीआरएनए राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में बाइंडिंग साइट्स पाए जाएंगे जहाँ पर जुड़ेंगे। आगे देखते हैं। एक साइट को हम पी या पेप्टाइडिल स्थल एवं दूसरे को ए या अमीनो एसाइल स्थल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में बाइंडिंग साइट्स है वो 2 टाइप की है। पहली को हम कहते हैं पी साइट और दूसरी को कहते हैं ए साइट। फ्रेंड्स, पी और ए साइट के अलावा भी इसमें एक और साइट पाई जाती है जिसे ई साइट कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बीएससी लेवल पे है तो हमें यहाँ ई साइट की स्टडी नहीं करना है। मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये तो सिर्फ बेसिक है, इसका डीपली स्टडी तो एमएससी में करेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक है ये सब, इसीलिए यहाँ पी और ए साइट ही पढ़ेंगे। ई साइट को हम बाद में स्टडी करेंगे एमएससी में। सो एक पी साइड होती है जिसे पेप्टाइडिल स्थल कहते हैं, दूसरा ए साइड होता है जिसे अमीनो एसाइल स्थल कहते हैं। तो पी और ए साइड क्या है? राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में बाइंडिंग साइट्स है। अब क्या होगा? प्रारंभक टीआरएनए पी स्थल पर स्थित होते हैं। जो इनिशिएशन टीआरएनए होगा, इनिशिएशन टीआरएनए जो होगा वो कहाँ स्थित होगा? पी स्थल पर स्थित होते हैं। जबकि अगला सक्रिय अमीनो अम्ल लेकर आने वाला टीआरएनए ए स्थल पर आकर जुड़ता है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट में हमारा मतलब कि जो पहला अमीनो अम्ल, मतलब जो पहला अमीनो अम्ल लेकर आएगा टीआरएनए, वो कहाँ जुड़ेगा? पी स्थल पर स्थित पी स्थल पर जुड़ेगा। और जो अगला सक्रिय अमीनो अम्ल होगा वो टीआरएनए के ए स्थल पर आकर जुड़ेगा। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड, जो अमीनो अम्ल न्यूक्लियोटाइड हमें जोड़ना है, पहले हम पी स्थल पर जोड़ेंगे, देन उसके बाद पी स्थल से ए स्थल पर। अब दोनों अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइडिल ट्रांसफरेस पेप्टाइड बंध बना लेता है। सो फ्रेंड्स, हमने पी स्थल पर पहला अमीनो अम्ल जोड़ा था और ए स्थल पर दूसरा अमीनो अम्ल। अब जब दोनों अमीनो अम्ल जुड़े हैं तो उनके मध्य बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा? अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो पेप्टाइड बंध बना देता है। इसके पश्चात क्या होगा? पी स्थल का टीआरएनए मुक्त हो जाता है। पी स्थल का टीआरएनए मुक्त हो जाएगा, ए स्थल का टीआरएनए पी स्थल पर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, जो पी स्थल का टीआरएनए था जो जुड़ा था फर्स्ट में, वो निकल जाएगा और ए स्थल पर जो जुड़ा हुआ टीआरएनए है वो पी के स्थल पर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मतलब जब पी स्थल पर आ गया, अब पी स्थल पर आने के बाद वो फिर से रिमूव हो जाएगा। ए स्थल पर न्यू वाला आया होगा तो ए स्थल का फिर पी स्थल में चले जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, पी स्थल से रिमूव होते जाता है और ए स्थल से प्रवेश करता जाता है। ए से पी करते करते पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो है वो निर्माण हो जाता है। इस प्रकार अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं। इस प्रक्रिया में जीटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया होंगी इसमें एनर्जी की आवश्यकता होंगी, तो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होंगी? जीटीपी से एनर्जी प्राप्त होंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हुआ पॉलीपेप्टाइड चैन का हम इलॉन्गेशन कैसे करते हैं, मतलब किस प्रकार चैन का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए अणु एक ही समय एक से अधिक प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण करता है, इसे पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एमआरएनए का जो अणु है, एमआरएनए जो है वो एक ही समय में एक से अधिक प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण करता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक टाइम में एक ही प्रोटीन बनेगा, नहीं, एक टाइम में एक से अधिक प्रोटीन भी बन सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन भी कर लिया है, लेकिन फॉर्मेशन करते ही थोड़ी ना रहेंगे, अब इसका जो है टर्मिनेशन भी होना चाहिए, मतलब हमें प्रोसेस को रोकना है। तो हम प्रोसेस को कैसे रोकेंगे? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन या टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइट।
क्या होगा, जब कोई भी समापन कोडॉन UAA, UAG, UGA। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग कोडॉन देखा था AUG, मतलब जहाँ AUG था वहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना तय था। लेकिन जहाँ पर UAA, UAG, UGA कोडॉन आएगा वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनना रुक जाएंगी। तो इन तीनों कोडॉन में से अगर कोई एक mRNA पर आता है जिससे ट्रांसलेशन स्वतः रुक जाता है। सो फ्रेंड्स, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन मतलब अब हमें टर्मिनेशन करना है, तो इन तीनों कोडॉन में से अगर कोई भी mRNA पर आएगा तो स्वतः ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएंगी, मतलब mRNA से प्रोटीन बनना स्वतः ही रुक जाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में GTP आश्रित रिलीज फैक्टर भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि अगर तीनों में से कोई एक कोडॉन आएगा तो भी स्वतः रुक जाएंगी प्रोसेस, लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है, GTP आश्रित रिलीजिंग फैक्टर भाग लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे रिलीजिंग फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। तो रिलीजिंग फैक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। रिलीजिंग फैक्टर यानी मुक्त कारक कहते हैं। सो देखते हैं कैसे मुक्त कारक जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोकते हैं। तो मुक्त कारक या रिलीजिंग फैक्टर के A स्थल पर जुड़ने के पश्चात P स्थल पर उपस्थित tRNA से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, जो मुक्त कारक या रिलीजिंग फैक्टर है उसके A स्थल पर जुड़ने के पश्चात जो P स्थल पर उपस्थित tRNA है वो tRNA से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाएंगी। मतलब P स्थल पर जो उपस्थित tRNA होगा उससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाएंगी और tRNA P स्थल से पृथक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रिलीजिंग फैक्टर से भी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो रुक सकती है। इन क्रियाओं के साथ ही राइबोसोम भी mRNA से पृथक हो जाता है। मतलब अब टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन के बाद क्या होगा, टर्मिनेशन के बाद राइबोसोम से जो mRNA है वो पृथक हो जाएगा तथा mRNA पृथक हो गया। अब जो राइबोसोम की दोनों उप इकाई है, राइबोसोम की छोटी और बड़ी दोनों उप इकाई भी एक दूसरे से पृथक हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इसे एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा होगा। पहले हम इनिशिएशन का डायग्राम देखते हैं। ये mRNA है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम पर है। mRNA है, mRNA से सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन फैक्टर और राइबोसोम की छोटी उप इकाई 30S जो है वो mRNA से बाइंड हो जाएंगी। इसके बाद जो tRNA है वो tRNA अमीनो अम्लों को लेके आया है साइटोप्लाज्म से। सो अमीनो अम्ल आके बाइंड होगा एंटीकोडॉन। जो ये tRNA है, tRNA के एंटीकोडॉन में 3 सीक्वेंस पाए जाते हैं जिसे हम एंटीकोडॉन वाला सीक्वेंस कहते हैं। ये एंटीकोडॉन है और ये इनिशिएशन कोडॉन है, मतलब प्रारंभक कोडॉन है। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम इनिशिएशन का है, मतलब पहले जो होंगे राइबोसोम की छोटी उप इकाई इनिशिएशन फैक्टर के साथ mRNA से बाइंड होंगी। उसके बाद पहला न्यूक्लियोटाइड लेके आने वाला tRNA भी बाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, बाइंड होने के साथ ही रिलीजिंग फैक्टर जो है, ये इनिशिएशन फैक्टर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ से इनिशिएशन फैक्टर रिलीज़ हो गया है और जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई आकर बाइंड हो जाती है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में 2 साइड्स होती है, एक P साइड होती है, एक E साइड होती है। तो पहला जो tRNA लेकर आया है अमीनो अम्ल वो P साइड पर जुड़ेगा और बाद में फिर A साइड पे जुड़ेगा। तो अब इलॉन्गेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। इलॉन्गेशन में क्या होगा, पहला अमीनो अम्ल जो था वो P साइड पे जुड़ा था और दूसरा tRNA जो अमीनो अम्ल लेकर आ रहा है वो A साइड पर जुड़ेगा। फिर क्या होगा, जो P साइड पे पहला अमीनो अम्ल जुड़ा था वो और जो A साइड पर दूसरा अमीनो अम्ल जोड़ा था वो, उन दोनों में फॉर्मेशन हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड का। और जो फिर क्या होगा, P साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा, P साइड से चैन का फॉर्मेशन होगा और A साइड पे न्यू वाले जो अमीनो अम्ल है वो आकर जुड़ते जाएंगे। टर्मिनेशन का डायग्राम देख लेते हैं। टर्मिनेशन के डायग्राम में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब रिलीजिंग फैक्टर जो होंगे वो आकर जुड़ सकते हैं या फिर जो कोडॉन आएंगे हमारे UAG, वो कोडॉन अगर आते हैं तो स्वतः ही
स्वतः ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएंगी, वरना रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड हो जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर के बाइंड होते ही पी साइड से क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अलग हो जाएंगी, टीआरएनए भी अलग हो जाएगा और राइबोसोम की इकाइयाँ भी अलग हो जाएंगी और जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। सो गाइज बहुत ईजी प्रोसेस है mRNA से प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ये बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हुई हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट की हिंदी नोट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।